बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एडिपस रेक्स को डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने अपने इस प्ले की समरी को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो डिफरेंट थीम्स और सिंबल्स यूज हुए हैं इस प्ले के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। सो जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि थीम क्या है, होता क्या है। थीम इज डिफाइंड एज मेन आइडिया और एन अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क दैट मे बी स्टेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि हमारा जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है, हमारा जो लिटरेरी वर्क है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, प्ले है, ड्रामा है या कोई भी ऐसी चीज, उसका मेन आइडिया क्या है, वो किस चीज को, किस मोटिव को, किस थीम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे हम थीम बोलते हैं। और ये दो तरह से हो सकते हैं। हमने ये कहा कि इट कैन बी इन डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। सो ये थीम की हमारी डेफिनेशन है। अगर इन आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उस टेक्स्ट की वन लाइन स्टोरी जो आपके सामने आती है कि ये इसके मुतल्लिक है क्या, ये जो टेक्स्ट है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो जो रिफ्लेक्शन होता है किसी भी टेक्स्ट का, उसे हम थीम बोलते हैं। सो जी, सबसे पहला जो थीम है इस प्ले के अंदर, वो है विलिंगनेस टू इग्नोर द ट्रूथ। कि जो इनकी ख्वाहिश थी कि ये लोग, जो जुकेस्टा थी, एडिपस था, ये इग्नोर, ट्रूथ से जानबूझकर इग्नोर करना चाह रहे थे, उसे, ये सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते थे। थ्रू आउट द प्ले बोथ एडिपस एंड जुकेस्टा आर लीड टू क्लूज दैट रिवील द ट्रूथ। इन्हें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ डिफरेंट इन्हें क्लू मिल रहे थे कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, लेकिन ये फिर भी उन क्लूज से की मदद से भी, क्योंकि वो क्लूज वाज़े तौर पे ये इशारा कर रहे थे कि इन दोनों ने क्राइम कमिट किया है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर उससे वाकिफ नहीं होना चाहते थे। बट दे चूज टू इग्नोर देम। The audience, hearing the same information, realizes that Oedipus is guilty of Lois murder. अब जो ऑडियंस है उसे ये बात समझकर, सारा कुछ देखकर, उन सारे क्लूज को देखकर पता चल जाता है कि जो एडिपस है इसने ही मारा था किंग लोइस को, लेकिन एंड जुकेस्टा आर हिज पेरेंट, और ये भी पता चल जाता है कि लोइस और जुकेस्टा इसके माँ बाप हैं। लेकिन rather than acknowledge the truth, they focus on small insignificant details to convince themselves otherwise. अब इन सारी चीज़ों के सामने आ जाने के बाद भी ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को, जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं ताकि वो खुद को, अपने आप को इस बात का यकीन दिला सकें कि दे आर नॉट गिल्टी। फॉर एग्जाम्पल, Oedipus and Jocasta focus on the servant's account, saying that Lois was murdered by a group of people, when all other clues point to the fact that it was Oedipus. अब सारे के सारे जितने भी क्लूज मिलते हैं इन्हें, जब ये तहकीक करते हैं, हमने अपनी जब समरी इसकी डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि Oedipus जो था, इसने मार दिया था जब उसने बाप को, तो फिर जब ये आके बादशाह बन गया थेब्स का, तो फिर ओरेकल्स ने यही कहा था कि जब तक, चूंकि वो बीमारी फैल गई थी थेब्स के अंदर, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक बादशाह के कातिल को ढूंढकर शहर से नहीं निकाल दिया जाता, मुश्किलात कम नहीं होंगी। और उसके नतीजे में एडिपस खुद उसकी इंक्वायरी कर रहा था, और उस इंक्वायरी के नतीजे में क्या हुआ कि जो सर्वेंट था, एक सर्वेंट, उसने आके डर के मारे या शायद किसी और वजह से ये बयान दिया कि जो लोइस था was murdered by a group of people। उसने कहा कि ये
कुछ लोग थे जिन्होंने मारा उन्हें, वो क्योंकि वो सर्वेंट उनके साथ था, लेकिन जो बाकी सारी डिटेल्स थी वो सारी की सारी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि उसे एडिपस ने मारा है। तो ये जानबूझकर, बिकॉज दे वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, सो दे वर नॉट, जो थे ये दोनों, ये बाकी सारी डिटेल्स को छोड़कर ये सिर्फ एक बात पे रह गए थे कि हाँ वो तो ग्रुप ऑफ पीपल ने मारा था, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। When all other clues point out to the fact that it was Oedipus, they both seem to believe that this account is irrefutable. अब वो सारी की सारी बाकी जितने भी क्लूज थे, बाकी जितनी गवाहियां मिली, बाकी जितनी बातें उनके सामने आई, वो इन सब को इग्नोर करके उनका ये ख्याल था कि ये बात जो है ये इररिफ्यूटेबल है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट रिफ्यूज टू एंटरटेन द आइडिया दैट इट कुड बी रॉन्ग, और इस बात से भी इनकार कर रहे थे कि ये बात गलत भी हो सकती है। सो Jocasta tells Oedipus the prophecy and Lais received about their child. अब Jocasta Oedipus को बताती है कि हमें मिली थी एक प्रोफेसी अपने बच्चे के बारे में कि वो अपने बाप को कत्ल कर देगा, अपनी माँ से शादी कर देगा। अच्छा, ये जो थीम हम डिस्कस कर रहे हैं, विलिंगनेस टू इग्नोर द ट्रूथ, अब इसमें पहला पॉइंट डिस्कस किया वो ये था कि वो सारे के सारे क्लूज जो थे वो सारे इस बात के खिलाफ एडिपस के खिलाफ थे, इस बात को प्रूव कर रहे थे कि बादशाह को एडिपस ने मारा है, लेकिन फिर भी वो ट्रूथ को इग्नोर करने की खातिर उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सिर्फ एक बात को बुनियाद बना के जो सर्वेंट ने कही थी, बाकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया। अब दूसरी जो हमारे सामने आर्गुमेंट आता है इस थीम के हक में वो ये है कि Jocasta tells Oedipus the prophecy she and Lois received about their child, और फिर Oedipus tells Jocasta the possibility of his being adopted and the prophecy he learned after leaving Corinth. अब जब वो उसे बता देती है तो ये भी आगे से बताता है कि मुझे लगता है कि जहाँ से मैं आया हूँ मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे अडॉप्ट किया गया था। और फिर वो ये भी बताता है कि जब वो कॉरिन्थ से आ रहा था, डेल्फी वाले जो थे प्रोफेसी करने वाले, उन्होंने इसकी जिंदगी के बारे में भी बताया था, तो ये Jocasta को भी बताता है। सो अब ये इन्हें इस बात पे समझ जाना चाहिए था कि ये हमारा ही केस डिस्कस हो रहा है, लेकिन both share similar stories but refuse to acknowledge the coincidence. वो दोनों एक ही स्टोरी दोनों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब ये हमारा पहला थीम था, द विलिंगनेस टू इग्नोर द ट्रूथ, कि वो किसी भी कीमत पर सच को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अब दूसरा जो थीम है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है इस प्ले का, वो है फेट एंड फ्री विल, कि इंसान की जिंदगी में किस्मत का कितना हाथ है और इंसान की अपनी मर्जी कितनी है। सो जी इस प्ले के जरिए इस बात को भी डिस्कस किया गया है। इन एंशिएंट ग्रीस द पीपल वर्शिप्ड एंड फियर द गॉड्स, पुराने यूनान में लोग खुदा देवताओं को पूजते भी थे, उनसे डरते भी थे, बिलीविंग दैट दे हैड द पावर टू कंट्रोल देयर लाइव्स, और इस बात पे यकीन भी रखते थे कि देवताओं के अंदर इतनी ताकत है कि वो इनकी जिंदगियों को कंट्रोल कर सकते हैं। एडिपस फेट इज डिटरमाइंड फॉर हिम फ्रॉम द मोमेंट ही इज बोर्न, जब अभी ये पैदा ही हुआ था तो इसकी किस्मत का तयन पहले ही कर दिया गया था, प्रोफेसी पहले ही आ गई थी। एंड लेटर रिवील टू हिम व्हेन ही लीव्स कोरिन्थ, और फिर दोबारा से जब वो कोरिन्थ से आ रहा था तो दोबारा से फिर उसे रिवील कर दिया गया कि तुम्हारी यही किस्मत में लिखा हुआ है। फिर Jocasta एंड लोइस ट्राई टू फाइट देयर फेट। अब Jocasta और लोइस जो थे, इन दोनों ने अपनी किस्मत से लड़ने की बड़ी कोशिश की। जो भी प्रोफेसी थी उन प्रोफेसीज को इन्होंने गलत करने की लिए बड़ी कोशिश की, इसीलिए उसने अपने गुलाम को भेजा कि इसके बेटे को कत्ल कराए। बिलीविंग दैट दे कैन rid themselves of the prophecy by killing their son, in abandoning their son it allows him to return to Thebes without knowing his
ओरिजिन। सो अब ये फेट थी कि उसने ये करना ही करना था, और अब जो कि उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। तो जुकेस्टा और लोइस ने भी बड़ी कोशिश की अपने तौर पे इसको मरवाने के बाद, और फिर जब इसे पता चला इडिपस को, तो इसने भी कोरिन्थ से निकलकर थेब्स की तरफ आकर अपनी तरफ से यही कोशिश की थी कि उस प्रोफेसी को गलत साबित किया जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। सो जी, the play teaches the lesson that fate is predetermined and cannot be changed। अब जो इस थीम से हमें पता ये चलता है कि जो किस्मत है वो प्रीडिटरमाइंड है, वो पहले से ही तयशुदा है, एंड कैन नॉट बी चेंज, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। दाउ इट इज नॉट आवर बिलीफ, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोफोक्लिस, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक, हम उनके देवताओं के तनाजुर में बात करें तो उनका बिलीव ये था। अगर हम इस प्ले को गौर से देखें, इसको डिस्कस करें, तो भी हमारे सामने थीम यही आता है कि द फेट इज प्रीडिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। द कैरेक्टर इन ट्राइंग टू फाइट देयर फेट ओनली मेक इट हैपन। अब जो कैरेक्टर अपनी किस्मत से ट्राई टू फाइट देयर फेट, किस्मत से लड़ने की कोशिश करता है, वो बेशक अब इससे बच नहीं सकता। एडिशनली ट्राइंग टू फाइट देयर फेट कॉजेज देम टू सफर इवन मोर, और इनके मुताबिक जो भी शख्स अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश करता है वो और ज्यादा परेशानियों में, मुसीबतों में घिर जाता है। Oedipus has free will when he decides to discover the mystery of Lois murder and his origin। अब एडिपस के पास अपनी मर्जी थी उस वक्त, जब उसने फैसला किया कि किस तरह वो किंग लोइस के कातिल को भी ढूंढेगा और उसका जो मर्डरर है, उसकी जो कत्ल की जगह है, उस कत्ल करने वाले को भी ढूंढेगा। बट ओनली रिवील्स द फेट दैट वाज डेस्टाइन्ड फॉर हिम। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इट वाज नॉट हिज फ्री विल, ये उसकी किस्मत में लिखा जा चुका था, उसने ये करके ही रहना था। सो दिस इज द सेकंड थीम। हम दो थीम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। पहला था कि वो लोग जो द विलिंगनेस टू इग्नोर द ट्रूथ, वो जानबूझकर ट्रूथ को इग्नोर कर रहे थे, और दूसरा जो है वो फेट एंड फ्री विल का। और इसके बाद हम मोटिव्स की बात करेंगे। मोटिव्स क्या है? आर एस्पेक्ट्स दैट अकर्स रिपीटेडली इन अ टेक्स्ट। वो वाले वाकयात, वो एस्पेक्ट्स जो रिपीटेडली किसी भी टेक्स्ट में आते हैं। दे आर सिग्निफिकेंट आइडियाज दैट एनहांस द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट एज अ होल। ये वो वाले वाकयात होते हैं, वो वाले आइडियाज होते हैं, ये यूं समझ लीजिए कि ये मिनी थीम्स होते हैं जो टेक्स्ट को, मीनिंग को इनहेंस करते हैं, वाज़े करते हैं, हमारे सामने लेके आते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम थीम्स। ये थीम्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बिग यूनिवर्सल क्वेश्चंस दैट द टेक्स्ट एक्सप्लोर्स। क्योंकि ये इनकी रेंज जो है ये ज्यादा ब्रॉड नहीं होती। ये हमारे थीम के तनाजुर अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो मोटिव्स जो है ये इनकी एरिया जो है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए हम इसे मोटिव्स को थीम से थोड़ा अलग करके पढ़ते हैं। सो इनका जो मकसद है मोटिव्स का, कैरेक्टर क्या होता है? सो इनहेंस द थीम, मोटिव्स हेल्प टू इनहेंस द थीम, यानी कि जो थीम्स होते हैं उन्हें इनहेंस करते हैं, उन्हें ज्यादा वाज़े करके हमारे सामने लेके आते हैं। तो ये जी मोटिव्स का ये फंक्शन होते हैं। सो पहला मोटिव क्या है इसके अंदर? साइट वर्सेस ब्लाइंडनेस। मतलब यूं समझ लीजिए कि हम थीम ही को डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ साइट। साइट के दो मतलब थे इन द प्ले। एक फिजिकली बीइंग एबल टू सी, एक तो ये कि कोई नजर से अपनी आंखों से देख सकता है। दूसरा था हैविंग द गिफ्ट ऑफ साइट। दूसरा ये है कि ज़ाहिरी नजर की बजाय कोई बातनी नजर रखता हो, और प्रोफेसी जो किसी का फ्यूचर देख सकता हो। और देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ ब्लाइंडनेस इन द प्ले। और ब्लाइंड होने के भी प्ले के दो मतलब हैं। बीइंग फिजिकली ब्लाइंड, एक ये कि कोई ज़ाहिरी तौर पे अंधा हो, और बीइंग ब्लाइंड टू द ट्रूथ,
या फिर कोई सच से ना आशना हो, सच्चाई से ना आशना हो, सच्चाई को ना जानता हो। सो अब इसके बारे जो हम आर्गुमेंट पढ़ेंगे इट मोटिव्स के बारे में, तो ये क्या है कि एडिपस स्टार्ट्स द प्ले एज फिजिकली बीइंग एबल टू सी। अब एडिपस जो है प्ले के अंदर बाद में आखिर पे जाके अपनी आंखें फोड़ता है, उससे पहले फिजिकली बीइंग एबल टू सी ये देखने के काबिल होता है, बट इज ब्लाइंड टू द फैक्ट दैट ही मैरिड हिज मदर एंड मर्डर हिज फादर। लेकिन ये इस सच्चाई से ना आशना होता है कि इसने अपने बाप को कत्ल किया है और अपनी मां से शादी की है। दूसरा, ऑल द क्लूज पॉइंट टू एडिपस एज द मर्डरर एंड रिवील हिज ओरिजिन, बट इज कंप्लीटली oblivious to what is presented to him. Tiresias the blind prophet is physically blind but has the sight of gift of sight. अब उसके जो है दूसरी तरफ देखें तो अब एडिपस जो था ये खुद देख सकता था, लेकिन जो ट्रूथ थे, जो सच्चाइयां थी, उनसे ये आशना था। दूसरी तरफ टायरिसियस जो हमारा कैरेक्टर था, जो ब्लाइंड प्रॉफिट था, ये बेशक फिजिकली ब्लाइंड था, आंखों से ये अंधा था, लेकिन बट हैज द साइट, गिफ्ट ऑफ साइट, लेकिन इसके पास अंदर की नजर थी, इसके पास वो गिफ्ट था जिससे ये प्रोफेसी कर सकता था, जिससे ये किसी का फ्यूचर देख सकता था। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वेयर अ पर्सन कैन नॉट हैव बोथ फॉर्म्स ऑफ साइट, यानी कि अब कोई शख्स जो है प्ले के अंदर हमें ये पता चलता है कि किसी के पास भी दोनों तरह की साइट नहीं है। या तो जो लोग सारी तौर पे देखने वाले हैं वो उनके पास गिफ्ट नहीं है साइट का, उनके पास प्रोफेसीज का गिफ्ट नहीं है, और जो लोग फिजिकली ब्लाइंड है जैसे टायरिसियस है, उसके पास गिफ्ट है कि वो इनवर्डली भी देख सकता है। सो जी, व्हेन एडिपस रियलाइजेस द ट्रूथ ही बिकेम फिजिकली ब्लाइंड। अब ये देखिए, हम ये पिछला जो हमारा आर्गुमेंट है कि जिसको भी दोनों ही साइड्स किसी भी के पास नहीं है। जैसे एडिपस जो था, जब तक ये आंखों से देख सकता था, ये सच्चाई से ना आशना था, लेकिन जो ही इसकी आंखें जहीं इससे सच्चाई का पता चला और साथ ही ये उस वक्त ही अंधा हो गया, इसकी जाहिरी नजर चली गई थी। सो दूसरा जो हमारा मोटिव है, दूसरा थीम जो है इसका एक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन है। कैसे? एज अ किंग एडिपस इज अ मैन ऑफ एक्शन। ही डिक्लेयर्स that he will be the one to solve the mystery of Lois murder and take many steps to make that happen. अब चूंकि बादशाह होने की हैसियत से ही was a man of action, वो ये कर सकता था, और ये उसने ये डिक्लेयर भी किया कि वो इस मामले को सॉल्व करके रहेगा। If Oedipus stopped to take a moment to reflection on his action, perhaps his situation would not have ended so badly. लेकिन अगर वो अपने एक्शंस के रिफ्लेक्शंस को भी नजर में रखता, उसका ध्यान लोगों की नजर में अच्छा बनने की तरफ था, वो अपने एक्शंस को लोगों के सामने लाना चाहता था कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन अगर वो अपने जो आउटकम्स थे उसके एक्शंस के, उन पे भी नजर रखता, उनको भी देख लेता, तो शायद उसका इतना बुरा इख्तिताम ना होता। Oedipus quickly accused Chiron of murder and treason, curses the door, and wishes eternal suffering for the cause of the pollution in Thebes. Oedipus could have greatly benefited from taking a moment to reflect before committing most of his actions that lead to his downfall. अब इसने एडिपस ने फौरन क्रियोन ने जब आके इस बारे में बात की, तो उसने क्रियोन पे इल्जाम लगा दिया कि तुम ट्रीजन कर रहे हो, तुम मर्डरर हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम बादशाही को हासिल करना चाहते हो। सो एट द एंड अगर वो अपने एक्शंस को देख लेता, उन पे नजरसानी करता, और अपने एक्शंस के नतीजे में जो रिफ्लेक्शंस आ रही थी, जो उसके आउटकम्स आ रहे थे, उस पे नजर रखता, तो शायद ये इसके डाउनफॉल की वजह ना बनती। अब तीसरा थीम प्रोफेसी है। थ्रू आउट द प्ले the main characters rely heavily on prophecies to reveal truth in their lives.
the characters can choose to believe the prophecies or ignore them. और फिर क्रियोन, एडिपस एंड द कोरस बिलीव द प्रोफेसीज और द ओरेकल एंड टाइरेसियस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले. अब जोकास्टा हैज a decidedly negative view on the power of prophecies and believe they carry no weight. Oedipus, although he chose to ignore the power of prophecies early on, learn his lesson about their truth in the end. अब जो प्रोफेसी है उसका इस प्ले के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है. अगर हम इसके प्लॉट का एनालिसिस करें, अगर हम देखें तो अगर प्रोफेसी को इस प्ले के अंदर से निकाल दिया जाए तो शायद ये ट्रेजेडी कभी विदाउट प्रोफेसी कंस्ट्रक्ट ही ना हो पाती, इसका ये इतनी शानदार बन ही ना पाती. तो प्रोफेसी जो है उसका अहम रोल है इसके अंदर. ये प्रोफेसी ही थी जिसने जोकास्टा और लोइस को इस बात पे आमादा किया कि वे अपने बेटे को मार दें. ये प्रोफेसी ही थी जिसने एडिपस को इस बात पे आमादा किया कि वो कोरिंथ को छोड़कर थेब्स की जानब आ जाए. और फिर इसी प्रोफेसी के तनाजुर में उसकी माँ से शादी भी हुई, उसकी बच्चे भी हुए और उसने अपने बाप को भी मारा एंड सो ऑन थिंग्स. सो तीसरा मोटिव ये था कि प्रोफेसी. अब सिंबल्स इसमें क्या यूज हुए हैं. पहले नंबर पे तो सिंबल देख लेते हैं. सिंबलिज्म इज द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग एन अदर टू गिव इट एन इंटायरली डिफरेंट मीनिंग. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ये किसी और मतलब को, किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा हो, यानी कि कोई अब बात हो और उससे मतलब कुछ और निकल रहा हो, दैट इज मच डीपर एंड मोर सिग्निफिकेंट, तो उसे हम सिंबल बोलते हैं. सो अब हम इसे देखेंगे तो आर्गुमेंट डेवलप होता है हमारा, तो ये आपको ज्यादा समझ आ जाएगी. जैसे इडिपस इसका नाम है जिसका मतलब स्वोलन फुट है. ये था कैसे? Oedipus gets his name from the fact that he was left in the mountain with his ankle pinned together. Jocasta explains that Lois abandoned him in this state on a barren mountain shortly after he was born. यानी कि जब ये पैदा हुआ था तो उस प्रोफेसी के नतीजे में इसके बाप ने इसे घुटनों को बांधकर इसे पहाड़ी पे छोड़ दिया था. So the injury leaves Oedipus with a vivid scare for the rest of his life. Oedipus' injury symbolizes the way in which fate has marked him and set him apart. It is also symbolizes the way his movement have been confined and constrained since birth by Apollo's prophecy to Lois. अब इसका जो सिंबल है सोलर फीट, एक तो ये हमें ये सिंबल जो है इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि इसे पैरों पे बांधकर छोड़ दिया गया था मरने के लिए, और फिर इसकी जो इंजरी थी, इसकी जो चोट लगी थी, और वो चोट ही आखिर में जो सच्चाई को सामने लाने की वजह बनी थी. सो एडिपस रेक्स जो है, एडिपस इसका नाम जो है, जो सोलर फीट है, ये सिंबलाइज कर रहा है उस सारी स्टोरी को, उस सारे वाक्य को. फिर अगला जो सिंबल इसमें यूज हुआ है, 3-way क्रॉस रोड्स. जोकास्टा सेज दैट लोइस वाज स्लेन एट अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मीट. जोकास्टा ये ने कहा था कि लोइस को वहां मारा गया था जहां 3 सड़कें आपस में इकट्ठी आके मिलती हैं. So this crossroad is referred to multiple times and symbolizes the crucial moment long before the events of the play when Oedipus began to fulfill the dreadful prophecy that he would murder his father and marry his mother. अब ये जो क्रॉस रोड है, 3-way क्रॉस रोड, अब क्रॉस रोड से मुराद वो वाला मोमेंट है जहां से एडिपस ने अपने बाप को मारकर थेब्स की जानब आया था, तो वहां से वो क्रॉस रोड हो गया था, अपने ट्रैक से उतरकर उस ट्रैक पे चल पड़ा था जहां से फिर उसके प्रोफेसी को पूरा होना था. यानी कि जब बचपन से उसे अबंडन कर दिया गया था, उसे पहाड़ी पे छोड़ दिया गया था और उसे कोरिंथ के लोग उठाकर ले गए थे, तो कोरिंथ जाने तक और जवाब जितनी देर वो कोरिंथ में रहा
वो एक अदर पाथ पे था, एक और रास्ते पे चल रहा था, लेकिन जो ही उसने कोरिंथ को छोड़ा तो वहां से वो क्रॉस रोड हो गया, वहां से वो किसी और रास्ते को चल पड़ा, और वही रास्ता फिर बाद में प्रोफेसी के पूरा होने पे और इसके खात्मे की वजह बना। सो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज हमने कुछ सिंबल्स, कुछ मोटिव्स और कुछ थीम्स जो है वो डिस्कस किए। आई होप के आप लोगों को ये क्लियर होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई एम वेरी वेलकम यू टू आस्क। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।